के शो में। अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस हतमी मराहिल में दाखिल। नैब का बदनवानी के खिलाफ सफर, हक़ाइक़ मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आप कह सकते हैं जी कि इस वक्त अलार्म बेल्स रेज हो चुके हैं, और वो हो चुके हैं बिलखुसूस उन अफराद के ऊपर जो कि बदउनवानी मुलव्विस रहे हैं, क्योंकि नैब अब पूरे तरीके से मुतारिक है। हम कह सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड, और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी कुछ हुई हैं नैब में। और कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के जाने के बाद, जावेद इकबाल साहब के आने के बाद, तो ये हमने यकीनी तौर पर देखा है कि अमली तौर पर कुछ चीजें हमें चेंज होती हुई नजर आई हैं। कुछ चीजें पॉजिटिवली इस वक्त हम कह सकते हैं कि चीजें चेंज हुई हैं, जिसका इंपैक्ट यकीनी तौर पर करप्शन पर, बदउनवानी की इस मुहिम पर जो बदउनवानी के खिलाफ चल रही है, इस पर यकीनी तौर पर पड़ेगा। मैं बात हम करते हैं तो नंबर्स और फैक्ट्स के साथ करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने प्रोग्राम स्टार्ट करते ही, क्योंकि नैब की कारकर्दगी भी जेर बहस आएगी, और बिलखुसूस ये सवाल जेर बहस आएगा कि आखिरकार कन्विक्शन क्यों नहीं होती है व्हाइट कॉलर क्राइम्स की नैब की तरफ से। लेकिन मैं पहले फिगर्स आपके सामने रखता हूं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स 11 अक्टूबर 2017 के बाद के हैं, यानी उस वक्त के बाद के जब जावेद इकबाल साहब ने एज चेयरमैन नैब टेक ओवर किया था। और ये 19/9/2018 यानी 19 सितंबर 2018 तक के फिगर्स हैं, अब 11 माह के तकरीबन, जिसके मुताबिक नैब ने अब तक तकरीबन 475 के करीब जो है अफराद गिरफ्तार किए। तकरीबन 216 कंप्लेंट वेरीफाई जो के लिए आई थी प्रोसीजर में, वो ऑथराइज हुई। इंक्वायरीज 239 ऑथराइज हुई। इन्वेस्टिगेशंस तकरीबन 80 ऑथराइज हुई। रेफरेंसेस जो फाइल हुए इस पूरे अरसे में, उनकी तादाद 340 है। और कन्विक्शंस जो हुई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वो 72 की तादाद में बताई जाती हैं। अगर हम इस अरसे के दौरान जो प्ली बार्गेन जिसका मैंने जिक्र किया, या हम इसका अंदाजा लगा सकेंगे कितना रुपया नैब ने कलेक्ट किया या फिर रिकवर किया और स्टेट को वापस किया, या अगर पब्लिक एट लार्ज का पैसा था तो उनको वापस किया, तो उसकी तादाद बनती है 2410 मिलियन रुपीस। यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2500 मिलियन रुपए के इस वक्त ये रिकवरी हुई है। अगर इस पूरी सूरत हाल, और नैब के जो नैब अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक बताती है कि तकरीबन 297 बिलियन रुपीस की इस वक्त रिकवरीज नैब जब से कर चुकी है, जब से नैब तश्कील पाई है, नैब इस वक्त ने काम करना शुरू किया है। ये सारे फिगर्स बताने का मकसद ये है इस वक्त, क्योंकि बड़ा शोर हो रहा है इस वक्त के जी नैब क्या कर रही है, नैब क्या नहीं कर रही है, तो उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, और यहां पे किसी को जस्टिफाई करना नहीं। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो नैब आखिरकार कर क्या रही है वो आपके सामने रखना था। जो नैब की अपनी रिकॉर्ड्स है उनके मुताबिक जो उनका कन्विक्शन रेशो है वो तकरीबन 77% है। अब सवाल यहां पे ये है जी कि जो FIA है उसका जो कन्विक्शन रेट है वो तकरीबन बताया जाता है कि 6% है। अगर नैब का 77% है भी, लेकिन फिर भी एतराज होता है कि कन्विक्शन नहीं होती है। लेकिन अब जो हालात हैं इस मुल्क में, क्योंकि तब्दीली आई हुई है, तब्दीली है कि इदारे, हुकूमत सब करप्शन के खिलाफ यकजा होकर सोच रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो जब ये सोच यकजा हो जाती है, जब ये एक हार्मनी आ जाती है, तो इस हार्मनी के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा मुल्क में, किस तरह करप्शन के खिलाफ और क्या कार्रवाइयां होंगी, आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। और प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए एक अहम फहरिस्त आपके सामने रखेंगे, जिस फहरिस्त में आपको नाम मिलेंगे उन लोगों के जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात से वाबस्तगी रखते हैं, उन लोगों से जो कि साबका हुकूमत, और उन लोगों से जो उससे पहले साबका हुकूमतों से भी ताल्लुक रखते हैं। ये वो फहरिस्त है जो हमने हासिल की है, जिसके मुताबिक किन अफराद के खिलाफ जो कि आला सियासी ओहदों पर या पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे, बड़ी अहम सियासी शख्सियात हैं इस मुल्क की, वो फहरिस्त हमने हासिल की और आपके सामने हम इस वक्त पेश कर रहे हैं। जिस फहरिस्त के मुताबिक अगर जिसमें पहला नाम इस पर शौकत अजीज साहब का है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी इन एसेट बियॉन्ड मींस और है, इस पर एसेट बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी चल रही है। वजीर आजम थे ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। राजा परवेज अशरफ साहब जिनके खिलाफ 12 रेफरेंसेस हैं RPPs केस में, और EOBI और ओगरा करप्शन स्कैंडल इसके अलावा हैं। इसी तरह सैयद यूसुफ रजा गीलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ ओगरा करप्शन स्कैंडल में रेफरेंस है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम खान रईसानी, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है एसेट बियॉन्ड मींस केस में। इसी तरह मुराद अली शाह जो इस वक्त मौजूदा CM सिंध हैं, इनके खिलाफ एक
मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इस वक्त मामला है स्टेफ्टा में, जो इन्होंने हायरिंग्स की थी उस हवाले से। इसहाक डार, जो कि हम जानते हैं मारूफ इसहाक डार साहब, जिनको लोग इसहाक डॉलर भी आजकल कह देते हैं तंज में, उनके एसेट बियॉन्ड मींस सोर्सेस के हम देख रहे हैं कि मामला चल रहे हैं अदालतों में। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी है मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ साहब जो जेर हिरासत हैं, उनके आशियाना इकबाल, साफ पानी, 56 कंपनीज के मामला चल रहे हैं। अमीर मुकाम, एक्स एडवाइजर टू सीएम, एक्स एडवाइजर टू पीएम, ये वो शख्स थे जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा भरने का ख्वाब देख रहे थे इलेक्शन से कबल। इनके खिलाफ इंक्वायरी इन एसेट बियॉन्ड मींस का केस पर चल रहा है। शौकत तरीन, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, इनके खिलाफ आईपीपीएस केस में एक रेफरेंस जो है फाइल हुआ है। इसी तरह शर्जील मेमन, जिनका मारूफ शर्जील मेमन, जिनका नाम हम सब जानते हैं, जिनके कमरे से भी बहुत कुछ शहद और पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ था, इनके खिलाफ 5.76 बिलियन का एक रेफरेंस फाइल हो चुका है। राना मशहूद, जो बड़े बयान की वजह से मशहूर हुए थे, इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन है। कैप्टन सफदर, डॉक्टर आसिम, इसी तरह खालिद लांगू, एक्स एडवाइजर सीएम ऑन फाइनेंस, मुश्ताक रईसानी, एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस, इसके घर से तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 70 करोड़ रुपए बरामद हुए थे कैश। अनवर सैफुल्लाह, एक्स मिनिस्टर पेट्रोलियम। अब पीटीआई के जुल्फी बुखारी साहब, जो कि इस वक्त काबीना के भी रुकन हैं और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं, उनके खिलाफ ऑफशोर कंपनी से इंक्वायरी चल रही है। असफंदियार खटक, असफंदियार काकड़, एक्स मिनिस्टर फॉर फूड बलोचिस्तान। आगा सिराज दुर्रानी, स्पीकर सिंध असेंबली, इंक्वायरी इन इलीगल एसेट्स। बाबर गौरी साहब का नाम इस फहरिस्त में शामिल है, जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग रहे। इनके खिलाफ एक इलीगल अपॉइंटमेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन है और हमने सुना है जी कि इनके वारंट्स भी आ चुके हैं। जिया लंजार हैं, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है इन एसेट बियॉन्ड मींस केस। अस्मा अरबाब आलमगीर, परवेज खटक साहब, जो वजीर दिफा इस वक्त है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन मालम जब्बा रिजॉर्ट लीज केस। वसीम अख्तर, मेयर कराची। अलीम खान, एक्स एमपीए और इस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर पंजाब। और डॉक्टर बाबर अवान साहब, जो अभी अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए थे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थी उनके खिलाफ। और मंजूर कादिर काका, डीजी एसबीसीए। तो इसमें 3 नाम बाबर अवान, अलीम खान और जुल्फी बुखारी मौजूदा हुकूमत के हैं, जबकि साबका हुकूमतों के अहम नाम इसमें फहरिस्त में शामिल हैं। अब ये तो खैर फहरिस्तें आती रहती हैं, लेकिन ये तो एक यकजा करके आपको बताया कि किन किन अहम सियासी शख्सियात के खिलाफ इस वक्त नैब इंक्वायरी कर रही है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरे साथ इस वक्त शाह खावर साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं। साहबजादा मुजफ्फर साहब, नैब के साबिक जो कानूनी मुशीर और कानून देखते रहे, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। राना अजीम साहब, मैं ये फहरिस्त देख रहा था, इसमें हर पार्टी का नाम इस वक्त है। नैब इस वक्त कितना इस वक्त यकजा होकर ये तमाम मामला को देख रही है। खैर, मुझे एक ब्रेक का फौरी तौर पे कहा जा रहा है, तो उस ब्रेक के बाद आएंगे तो राना अजीम साहब, शाह खावर साहब और दीगर हवालों से गुफ्तगू होगी। इस फहरिस्त और इसके दीगर मामला होंगे बेनकाब। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन एक फहरिस्त आपके सामने रखी, जिसमें उन तमाम सियासतदानों के जो हुक्मरान जमात पीटीआई से हों, नून लीग से हों, या फिर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हों, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो रहनुमा जो पाकिस्तान से मफरूर होकर बैरून मुल्क चले गए, जिनके केसेस इस वक्त नैब में हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या रेफरेंस स्टेज पे आ चुके हैं, या इंक्वायरी स्टेज पे हैं, या इस वक्त वो जिनके खिलाफ कंप्लेन के बाद मामला इस वक्त जो है उसके बाद लेवल पे आ चुके हैं। अब इसमें मेयर कराची भी हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनके नाम और केसेस भी मैंने आपको बताएं। मेरे साथ शाह खावर साहब मौजूद है, सीनियर माहिर कानून है, इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ साहबजादा मुजफ्फर साहब मौजूद इस वक्त हैं, जो कि कानूनी मुशीर नैब के हैं। और हमारे साथ इस वक्त राना अजीम साहब होंगे लाहौर स्टूडियोज में। शाह खावर साहब, अगर मैं बात स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे करूं कि नैब ने ऐलान किया है कि अब अगर कोई बदउनवान अनासिर है तो नैब उसको नहीं छोड़ेगा, और ये तमाम केसेस तो पहले भी हम सुनते रहते थे, लेकिन अब क्या फर्क है? लोग कहते हैं हुकूमत भी एक पेज पर है और आपकी इंस्टीट्यूशंस भी एक पेज पर हैं अगेंस्ट करप्शन। तो दिस इज द डिफरेंस। आप समझते हैं ये डिफरेंस की वजह से रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम आएगा? आप शाह खावर साहब देखिए, ये बात तो खुशाइंद है कि अगर नैब ने ये एलामिया जारी किया है कि वो अब तेज़ी दिखाएंगे अपने जो है कारकर्दगी में, और करप्शन के केसेस जो हैं वो जल्दी प्रोसेस होंगे और उनको एहतसाब अदालत में भेजा जाएगा, ये ठीक है। लेकिन इससे ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो शायद किसी हुकूमत के प्रेशर के अंडर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है
कि एक दो रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर नैब मेरे ज़ेर निगरानी होती तो इस वक्त तक 50 लोग जो हैं बड़ी अहम शख्सियात आज वो ज़ेर हिरासत होती। तो उनको ये तासुर तो कम अज़ कम ज़ायल करना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो शायद हुकूमत के दबाव पर कर रहे हैं। अगर तो वो अपने तौर पर अपनी जो इस्तेदाद कार है उसको बढ़ा रहे हैं और जितनी पेंडिंग इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको अब मज़ीद एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखनी है कि जितनी ज़्यादा तादाद में केसेस आपने भी अभी गिनवाए हैं उसके अलावा भी दर्जनों केसेस जो हैं वो अभी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हैं। तो क्या नैब के पास इतनी वर्क फोर्स मौजूद है? क्या नैब के पास इतनी तादाद में इन्वेस्टिगेटर्स और वो भी माहिर इन्वेस्टिगेटर्स जो कि वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उसका तजुर्बा रखते हैं? क्या उनके पास इतनी बड़ी टीम जो है प्रोसिक्यूशन की मौजूद है कि जो इन तमाम केसेस की जो है वो प्रोसिक्यूशन करेगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में? तो इस चीज़ पे उनको गौर करना पड़ेगा। उनको अपनी इस्तेदाद कार जो है उसको बढ़ाना होगा। उनको मज़ीद बड़े ट्रेंड और बड़े तजुर्बाकार किस्म के इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम करप्शन के केसेस को समझते हैं, उसकी नो हाउ रखते हैं, उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि मौजूदा इस वक्त जो उनके पास जो नई टीम है जो पिछले 3-4 साल से एम्प्लॉय हुई है इन्वेस्टिगेटर्स की, वो सब नौजवान हैं, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन का तजुर्बा नहीं है, वो कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं ली गई। जब उनको रिक्रूट किया गया तो उनकी बेसिक एजुकेशन जो थी वो कानून की तालीम नहीं थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जितने केसेस आपने कॉग्निजेंस ले ली है आप उसके लिए उतनी तैयारी भी करें, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उतनी मैन पावर और वर्क फोर्स जो है वो भी वो जो कि तजुर्बा रखती हो। तो अगर ये तमाम चीज़ें वो कर दें तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो करप्शन के केसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट हों, उनको एहतसाब अदालतों में भेजा जाए और वो जिन्होंने कौम की दौलत या करप्शन की है वो दौलत भी वापस आए और उनको सजाएं भी हों। आपने एग्जैक्टली सही कहा। लेकिन ये जो तासुर है कि आप कह रहे थे कि सियासी हुकूमत जो है वो जिस तरह से खान साहब ने स्टेटमेंट दी है उसके बाद के ये पॉलिटिकल सपोर्ट है या इमरान खान साहब नैब से काम करवा रहे हैं। सर इस फहरिस्त में जिस तरह मैंने कहा कि 2-3 नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब से है, उनके दोस्त रह चुके हैं या अब हुकूमत में हैं वो, या हुकूमत से अभी अभी मुस्ताफी हुए हैं, पीटीआई का हिस्सा रह चुके हैं। जुल्फी बुखारी का नाम है, अलीम खान का नाम है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर है, बाबर रवान साहब का नाम है। अब अगर नैब इनके खिलाफ एक्शन लेती है शाह खबर साहब, देन व्हाट? ये तासुर जायल हो जाएगा कि भाई पीटीआई करवा रही है सब कुछ, ये जरूरी है ये कार्रवाई इनके खिलाफ भी हो? फिर देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये बात चले, ये एक पॉजिटिव बात है कि अगर हुकूमत जो है वो भी इस बात पे कमिटेड है कि करप्शन का खात्मा हो और करप्शन के केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अदलिया भी ये चाहती है और नैब भी ये चाहती है। लेकिन उसमें अगर आप ये तासुर अगर ये मिले कि सिर्फ ये नंबर गेम्स के लिए है, देखे ना अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 50 लोगों की बात की, तो अगर ये 50-60 केसेस बनते हैं तो उससे तासुर ये जाहिर होगा कि शायद ये वज़ीर आज़म या हुकूमत वक्त के ईमा के ऊपर या उनकी ख्वाहिश के ऊपर जल्दी में ये जो है ये एक प्रोसेस एक्सेलरेट कर दिया गया है। ये तासुर नहीं होना चाहिए। नैब को ये चीज़ बिल्कुल यकीनी बनानी है कि वो उसी केस में कॉग्निजेंस लेंगे जिसमें कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, जिसमें ठोस शवाहिद और शहादतें मौजूद हैं। अगर उन्होंने इसी तरह जल्दबाजी में केसेस बनाए, उसमें शहादतें इकट्ठी न की और उनकी जो है वो बरियत हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा नंबर्स बढ़ाने से कोई इतना फायदा नहीं होगा। मैं अभी भी ये कहता हूं कि वो अभी भी जो मेगा करप्शन के केसेस हैं उस तक अपने आप को महदूद रखे और वो भी उस सूरत में कि जहां पे उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद। अगर आप जिस तरह बता रहे हैं, आप डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं पिछले 11 माह के, उनमें अक्टूबर 2017 से हम शुरू कर रहे हैं जब चेयरमैन नैब नए अपॉइंट हुए हैं आप जावेद इकबाल साहब, ये कहते हैं 72 कन्विक्शंस हुई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एंड दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट ये कहते हैं 77% कन्विक्शन रेट है, 2410 मिलियन रुपीस की रिकवरी रेट्स हैं, 476 अरेस्ट हैं। अरेस्ट को तो चले हम छोड़ देते हैं,
मैं आपसे कन्विक्शन रेट पे पूछना चाहूंगा, 77% कन्विक्शन रेशो, 72 कन्विक्शंस इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। डू यू एग्री? हम ये तो नहीं झुटला तो नहीं सकते नंबर्स को, बट डू यू एग्री विद दिस कि ये 77% है इन रियलिटी? खबर साहब देखिए, अगर ये फिगर्स आप बता रहे हैं जो नैब ने दिए हैं, अगर ऐसा ही है तो ये ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो होराइजन है या उनकी अप्रोच है, मैं ये नहीं कहता कि वो कानून की समझ बूझ नहीं रखते, लेकिन वो एक खास माइंडसेट से चलते हैं और उसमें कन्विक्शन रेट ज़्यादा होती है। आपने देखना ये है कि जितनी कन्विक्शंस हुई हैं उनमें से कितनी कन्विक्शन सस्पेंड की हैं हाई कोर्ट्स ने, कितनी जो हैं उनके केसेस बरी हुए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सिर्फ हमें इस पे नहीं रहना चाहिए कि हमने नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में एक कन्विक्शन रेट उनका बड़ा हाई है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिर भी उनको ऐसी फोर कॉर्नर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और लॉ को सामने रखते हुए मजबूत केसेस बनाएं जो कि फाइनलिटी अटेन करें। अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट किसी को सजा देती है तो वो इतना मजबूत केस हो, वो फैसला इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपहेल्ड हो जाके हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली जैसे अभी नवाज शरीफ साहब के केस में। राना अजीम साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। मैं ये फहरिस्त देखकर सर मैं इसमें देख रहा हूं कि बड़े बड़े नाम हैं, सियासी नाम है, बहुत से मुल्क से फरार हो चुके हैं। आप तो बड़ी फहरिस्तें पब्लिश वैसे ही करते रहते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर। राना अजीम साहब, क्या आपको लगता है सर, नैब अब कह रही है कि जी इट विल गो अक्रॉस द बोर्ड और इट विल गो विदाउट एनी हेजिटेंस जाएगी और इन करप्ट अनासिर के खिलाफ जो है इस वक्त घेरा तंग करेगी? आपकी क्या इस वक्त वाइब्स है, क्या आपको उम्मीद है इस वक्त? राना अजीम साहब, ये बड़े बड़े नाम है, अब क्या होगा इन केसेस का, कितनी जल्दी होगा और क्या हुक्मी नतीजा होगा? राना अजीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज आपने फिर बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी, फिर दोबारा नाम लेके कुछ लोग सुख की बांसुरी जा रहे थे, शायद उनकी तरफ नैब नहीं आएगी। बात यह है कि आपने जो नाम लिए, अभी इसमें बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो शायद आप वक्त की कमी की वजह से नहीं ले सके। देखिए, मौलाना फजल रहमान के भाई के खिलाफ भी एक इंक्वायरी जारी है। इसके अलावा और भी है, लाहौर के 17 MPs हैं पंजाब के जिनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। ज़हीन कादरी के भाई है, साबिक लाहौर के जो लॉर्ड में रहे हैं ख्वाजा अहमद हसन, वो भी चंद दिनों में गिरफ्तार होने वाले हैं। हमजा शहबाज शरीफ है, आपने उनका नाम नहीं लिया। तो बहुत से और भी नाम यहाँ पे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां भी चल रही है, और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा। बस अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो किसी 1 या 2 तारीखों पे उनकी पेशों पे गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, एक बात मुझे बड़ा यकीन है और मैंने अपने ज़राए से भी, सोर्सेज से भी इस बात को मालूम किया है। एक तो बहुत जल्द 2 अफराद जो है PTI के बड़े अहम अहदों पे फाइज हैं और एक पंजाब का वजीर भी है। 2 अफराद जो है वो भी नैब के शिकंजे में होंगे। एक मुस्लिम लीग काफ की अहम शख्सियत भी नैब के शिकंजे में होगी। और ये बात तो फाइनल हो चुकी है कि अब क्रॉस द बोर्ड इस पे होगा। चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग शिकंजे में आएंगे वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के होंगे, इसलिए ज़्यादा शोर उन्होंने मचाया है। तहरीक इंसाफ के जो लोग आएंगे, मैंने आपको क्या बता दिया है कि एक सूबाई वजीर है जिसके हवाले से बहुत सबूत मिल चुके हैं। हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई तो साबका दौर भी होनी चाहिए थी, मगर वहाँ उस वक्त तो नहीं हुई। मगर मौजूदा नैब ने 3 हाउसिंग सोसाइटियों में उनके एक ऐसे असासाजात के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए हैं जो उस मौसूफ वजीर साहब जो है उन्होंने ना कभी किसी को बताए थे और ना उसका कहीं जिक्र किया था। और जिस सोसाइटियों में उनका हिस्सेदारी शराकतदारी थी, वो उन सोसाइटियों में से एक सोसाइटी जो है ख्वाजा साद रफीक की जो पैरागोन है उसकी मुतल्लिका जो कंपनी है उससे है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें हासिल हो चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्की है। मुस्लिम लीग काफ़ी अहम शख्सियत है, उसकी गिरफ्तारी जो है वो 100% हो रही है। जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड जलाया गया था, जिसके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने भी वाज़ेह कहा है कि वो आग लगी नहीं, आग लगाई गई है। और जो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मैंने खुद पढ़ी है, उसमें ये बाकायदा से ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी बल्कि केमिकल से लगाई गई है। और उसमें आग लगने के बाद किसको फायदा हुआ? आप अहम नाम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि नैब अब जाएगी अक्रॉस द बोर्ड। सर, तो ये नैब में अचानक जो ये तब्दीली या फिर आप जो ज्यादा जिसे कहते हैं घेरा तंग कर रही है नैब, तो वजह क्या है? जो कल ट्रांसफर्स भी हुए हैं अहम तरीन, आज चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि जी किसी करप्ट अनासिर को आप नहीं तवक्को रखे कि उसे छोड़ेंगे, हम लोग जाएंगे हर एक के पीछे।
ये क्या हुआ है इस वक्त राना अजीम साहब, जो आप नाम बता रहे हैं, जो हम नाम बता रहे हैं, ये क्या नैब, क्या अचानक तब्दीली आई है जो नैब एकदम से जाके सबको पकड़ लेगी और सारे पैसे जो है लूटे हुए निकालेगी, क्या हुआ है? जी, वो तब्दीली इसलिए आई है कि एक तो गैर सियासी नैब के चेयरमैन जो है वो गैर सियासी तैनाती है, बहुत से लोगों ने कहा था शायद सियासी तैनाती है। दूसरा, उन्हें तमाम अदारों की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है, और ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि 100% तमाम अदारों की सपोर्ट हासिल है। और उन्हें कहा गया है कि आप बिला तफरीक एहतसाब करें। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इस पर अब ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि करप्ट अनासर को, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उसे छोड़ दिया जाए। जब उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई, तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अच्छी टीम होनी चाहिए, ये पिछले तकरीबन 1.25 माह से ये काम जारी था बेहतरीन टीम बनाने के लिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से नाम मांगे गए थे, मेरे पास वो लेटर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे गए कि अपने डिपार्टमेंट्स के वो लोग जो इंतहाई ईमानदार हो और बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो, उनके नाम दिए जाए ताकि उनको नैब में तैनात किया जाए, उनके जरिए इंक्वायरियां कराई जाए, मेरिट पे फैसले कराए जाए। तो नैब ने अपनी टीम भी तैयार कर ली है। मैं राना साहब इस पे मजीद, क्योंकि आपके पास तो बड़ी मालूमात हैं, मैं और तो 17 इंक्वायरीज तो आप कह रहे हैं कि उन्हें एमपीए के खिलाफ भी हैं। अब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप भी हमसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन सादत मुजफ्फर साहब कानूनी टीम में आप नैब में हैं इस वक्त। सर मुझे बताएं मुजफ्फर साहब, ये तो अब जो टीम्स हैं इस वक्त, क्योंकि शाह खावत साहब भी इस वक्त हाईलाइट कर रहे हैं कि इतनी कॉम्पिटेंस है टीम में, राना अजीम साहब भी, मैं भी सवाल उठा रहा हूं कि कन्विक्शन रेट चले 77% है। इन एक्चुअल क्या हो रहा है? आपकी टीम्स हैं, इतने सारे केसेस हैं, ये नाम है इस वक्त, पूरे के पूरी फाइलें हैं, कौन करेगा? क्या टीम है इस वक्त नैब के पास? कितनी कॉम्पिटेंट टीम है? शुक्रिया सुफियान भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बड़ी टेक्निकल किस्म की होती है, और इसके अंदर आप ये ना समझिए कि आईओ जिस तरह ये पुलिस है या FIA है कि उन्होंने मौके के 2 गवाह पकड़े और चालान सबमिट कर दिया, सजा हो गई। इसमें ये याद रहे कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम इंजीनियर्ड क्राइम होता है। इसके पहले जो मुल्ज़मान करने वाले, इससे पहले वो एक ठोस सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि ये कल को ये आउट ना हो जाए, हमारा क्रिमिनलिटी ये सामने ना आ गए। इंजीनियर्ड क्राइम है ये। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है, ये नैब भी एक ऐसा इदारा है जिसमें ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और ये ना सिर्फ आईओ होता है, इसके साथ एक टीम होती है, इसके साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके साथ बकायदा एक उनका अपना रीजन लेवल पे भी बोर्ड होता है ऊपर से, जिसमें एक मैच्योर सीजन्ड ऑफिसर बैठे होते हैं। ठीक है जी, आज तो टेक अ ब्रेक। साहब मैं इस टीम के ऊपर आता हूं मजीद। राना अजीम साहब अहम मालूमात फराम कर रहे हैं, फेरे साहब को और दिखाएंगे भी, शाह खावर साहब लीगली क्या समझते हैं, तमाम डिटेल्स आज करेंगे बेनकाब। इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आपके सामने एक फहरिस्त रखी है इस वक्त, जिसके मुताबिक बड़े बड़े अहम नाम जिसमें शामिल हैं, और उसमें से कुछ मुल्क से मफरूर ये सियासतदान हैं जिनके खिलाफ नैब में केसेस हैं। और अब क्योंकि मेरी असेसमेंट यह है कि जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, नैब ने किया है, तो मेरा ये ख्याल कि इसमें ऐसे नाम है जिनको ये सोचना चाहिए कि अब उनके खिलाफ कानून का शिकंजा जो है वो उनको नहीं उन गिरफ्त में लाएगा। ये अगर खुशफहमी होगी महज, अगर कोई सोच रहा है इस पर, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हम देखते हैं जिसने भी अगर बदुनवानी की है, इल्जामात हैं, तो ही हैड टू फेस इट। अब कोई बच नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं इस बात को मजीद कंफर्म, राना अजीम साहब पहले आपसे, फिर शाह खावर साहब के पास भी, और मुजफ्फर साहब से पूछना है कि सर इस नाम ऐसे हैं राना साहब जो मुल्क में नहीं है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, वो नाम जो बेसिकली गवर्नमेंट में है, यानी जुल्फी बुखारी साहब हो गए, इसमें अलीम खान हो गए, या इसमें जो बाबर अवान साहब तो अलग हो गए अब इसमें, तो उनके लिए क्या होगा इस पर? क्या पीटीआई इजाजत दे देगी? इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ एहतजाज तो नहीं करेंगे इसके ऊपर कि जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? राना साहब, मेरा ख्याल है अगर पीटीआई इजाज़त नहीं देगी और इस पर एहतजाज करेगी तो सबसे बड़ी सियासी मौत पीटीआई की होगी, ये बात बड़ी क्लियर है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप गौर कीजिएगा कि 1-2 रोज़ कबल जब इमरान खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर तारीफ़ की गई थी तो उस्मान बुज़दार की गई थी, तो बहुत से लाहौर में और भी चहेते उनके वज़ी थे जिनको बड़े बड़े इख्तियारात सुनने में आ रहे थे, दिए गए थे, मगर उन पर नैब केसेस के वजह से
उनका नाम तक नहीं लिया गया, एक लफ्ज़ अदा नहीं किया उनके लिए। तो ये भी एक वाज़ेह इशारा था कि भाई जो भी किसी केस में है, अगर साबित हो जाता अब्दुल अलीम खान का कि वो उसने वाकई करप्शन की है, उसने पैसा छुपाया है और उसने नाजायज़ कमाई बाहर भेजी है और यहाँ पर वो मुख्तलिफ केसेस में है, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ उसकी माफ़ी नहीं होगी। ये फैसला हो चुका है। और साथ में देखें, आपने खुद कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, भाई अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद तो फरियाद तालपुर साहिबा की बारी है, माजरत से। अब आप वहाँ पे असफ अली जरदारी साहब का नाम आ रहा है, सिंध से 13 नाम आ रहे हैं, 13 नाम सिंध से आ रहे हैं, जिनमें 4 वजीर मौजूद हैं इस वक्त सिंध काबीना में और तगड़े वजीर हैं। एक वजीर साहब वो भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों MQM पे बड़ी तलवार चढ़ाई थी, बड़ी तकरीर फरमाई थी, उनका नाम भी शामिल है। पंजाब में भी शामिल है। तहरीक इंसाफ का मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि 2 अहम शख्सियात जो है वो गिरफ्तार होंगी। मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, मैंने उन्हें पढ़ा है। अगर वही इल्जामात मुस्लिम लीग नून के किसी MPA पे हैं तो वो इल्जामात इन पे भी हैं। अच्छा। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि गिरफ्तारियां ना हो। सिर्फ उनका एक तरीक़ेकार है कि वो सिस्टम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर रहे हैं। और जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप देखेंगे ये जो अक्टूबर का महीना है, ये सियासतदानों के लिए बहुत खौफनाक महीना होगा। बड़ी तगड़ी गिरफ्तारियां होंगी सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की। और मैं आपको ये भी बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एक गिरफ्तारी तो अगले 3 दिन में होगी और वो गिरफ्तारी भी बड़ी गिरफ्तारी होगी, छोटी गिरफ्तारी नहीं होगी। उससे भी बड़ा भूचाल मचेगा। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये जो बहुत करीब हो के ये कह रहे हैं कि अब इनको इलेक्शन की धांधली भूल गई है। अब 1 पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि नैब से किसी तरीके से अपने आप को बचाओ। तो इसलिए ये सब कर रहे हैं कि इन सब की बहुत सी चीजें नैब के पास जा चुकी हैं। लिहाजा आप अगले 3 रोज में एक बड़ी गिरफ्तारी देखिएगा। 3 दिन बाद फिर जुमा ही है सर, फिर जुमा है। फिर जुमे के दिन तो आपको पता है किसका दिन भारी दिन होता है बड़ा, हमने देखा है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ। आप फिर जुमे की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आज मंगल बुध जुमरात 3 दिन बाद तो जुमे के दिन फिर गिरफ्तारी होनी है आपको। जी बिल्कुल होनी है। इसीलिए तो फौरी तौर पर आज कह दिया गया कि जी के जुमे से पहले जुमेरात को एक भरपूर जो है सेशन होगा, इजलास होगा असम्बली की सीढ़ियों पर, चारों जगहों पे, चारों असम्बलियों में, और एक भरपूर इजलास होगा कौमी असम्बली की सीढ़ियों, सेनेट के बाहर। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें पता चल चुका है कि ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है और जुमे के रोज़ मुबारक दिन होता है, करप्ट लोगों की गिरफ्तारी का दिन होता है, कहीं वो पकड़ा ना जाए। इसलिए तो अचानक ये सारा प्लानिंग शुरू हो गई और अचानक आप देखेंगे प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। अब इम्तिहान है पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तानी कौम का, इन दोनों का इम्तिहान है। अगर तो सियासी प्रेशर से और जमहूरियत के नाम पर फिर शब खून मारने का एक नारा लगाने से ये अदारे डर गए और करप्ट लोगों को छोड़ दिया, तो पाकिस्तानी कौम के साथ भी ज्यादती होगी और पाकिस्तानी इदारों के साथ भी ज्यादती होगी। और अगर पाकिस्तानी कौम ने इस मरहले में अपने इदारों का साथ ना दिया और सिर्फ सियासतदानों के पीछे रख गए, तो फिर इस मुल्क में कभी भी करप्शन का हाथमा नहीं हो सकता। ये जो बात है आप सोच नहीं सकते। ये जो राना अजीम साहब ने बात की, लेकिन सर मैं आपके साथ, हम जो चाहते हैं कि गिरफ्तारी तो हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कन्विक्शन भी हो, साबित हो इल्जामात। लेकिन शाह खबर साहब, ये जो नए चेयरमैन नैब आए जावेद इकबाल साहब, ये ही हैज बीन ऑन द हाईएस्ट लेवल इन इंस्टीट्यूशंस, यानी आप जुडिशरी में देख लें, उनके आने से प्रोसिक्यूशन पे, लीगल टीम पे नैब किया, आपने क्या फर्क कोई महसूस किया? अगर मैं सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव से पूछूं आपसे शाह खबर। देखिए, जहाँ तक जस्टिस जावेद इकबाल साहब का ताल्लुक है, वो यकीनन बड़े सीनियर जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहे हैं और उससे रिटायर हुए हैं और बड़ा वसी तजुर्बा है उनका। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर तकाबली जायज़ा लें, तो अगर हम पिछले चेयरमैन साहब की टीम जो थी और अभी है, मैं समझता हूँ कि उसमें मैंने आज तक कोई चेंज नहीं देखी, ऑलमोस्ट वही टीम है। मैं इस टीम के ऊपर ये नहीं कहता कि इनको आप उखाड़ बिछाड़ करें या रद्दो बदल करें। इस टीम में मज़ीद इजाफे की भी ज़रूरत है, मज़ीद एक्सपर्ट्स को, मज़ीद कंसल्टेंट्स को, जो अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको रखना चाहिए। और जैसे अभी राना अजीम साहब ने बताया, ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुख्तलिफ महकमों से जो बहुत ईमानदार और अच्छी शोहरत वाले अफसरान हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो FIA के हैं या और एजेंसीज़ के हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है।
मैं यही कह रहा हूं कि इनको अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाना होगा, मजीद बेहतरी लानी होगी, मजीद अच्छे लोग शामिल करने होंगे, क्योंकि जिस तादाद में ये इंक्वायरियां स्टार्ट कर रहे हैं उस इंक्वायरी के नतीजे में जो रेफरेंसेस बनेंगे उस पे जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसमें इजाफा करें। और सबसे बुनियादी बात, ये साहबजादा मुजफ्फर साहब भी रहे हैं नैब में कानूनी मशीर, ये मुझे बेयर आउट करेंगे कि जो इस वक्त पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं हमारे प्रोसिक्यूटर्स की जो कि नैब के कोर्ट्स में हम पेश होते हैं, अगर आप उन पे हुजम देखें उन पे केसेस का बहुत ज्यादा है। एक जो प्रोसिक्यूटर है वो 15-15, 20-20 केसेस की प्रोसिक्यूशन कर रहा है और उसको आप तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 1,05,000, 1,10,000। उनके पास ना लॉजिस्टिक्स हैं, ना उनके पास ट्रांसपोर्ट है, जबकि उनके मुकाबले में जो वाइट कॉलर क्राइम्स में मुल्जमान होते हैं वो पाकिस्तान के चोटी के क्रिमिनल एक्सपर्ट लॉयर्स को एंगेज करते हैं, उनके पीछे पूरी एक रिसर्च टीम होती है। हमारा जो प्रोसिक्यूटर नीचे लेवल पे है उसके पास तो किताबें और उनका सामान ले जाने वाला मुआवन भी नहीं होता। तो आपको उसके मुकाबले में जितनी के डिफेंस साइड से जितनी एक्सपर्टीज होंगी उसके मुकाबले में उतनी फैसिलिटीज, उतनी ही आपको जो है ज्यादा उनको फैसिलिटेट करना होगा अपने प्रोसिक्यूटर्स को। और इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी आप तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको मराद दें, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, उनको लाइब्रेरीज नहीं है उनके पास इंटरनेट जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने तौर पे सारी चीजें करते हैं। तो जब तक आप डिफेंस के मुकाबले में प्रोसिक्यूशन की टीम को उसी लेवल पर नहीं लेकर आएंगे, मैं नहीं समझता कि आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, और मुजफ्फर साहब आप इस बारे में, क्योंकि आपकी तरफ इशारा भी किया उन्होंने कि आप बताएं कि वाकई में प्रोसिक्यूशन के साथ क्या हो रहा है, और फिर ये जो अहम तरीन केसेस हैं ये फहरिस्तें, मेगा केसेस वेबसाइट्स पर इधर उधर अपडेट्स हम ये देखते ही रहेंगे। आपकी अपनी उम्मीदें क्या है मुजफ्फर साहब आफ्टर दिस न्यू चेयरमैन नैब, और फिर अब कुछ कल चीजें चेंज हुई हैं, फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, क्या आपको नजर आ रहा है मुजफ्फर साहब? जी, एक तो मैं सेकंड करूंगा, बिल्कुल शाह खावर साहब ने सही फरमाया कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इनकी ना सिर्फ एडवोकेसी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इनके पैकेजेस को भी देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि यहाँ पे कमी है। जिस तरह ये अब एहतसाब शुरू हुआ है, नैब को बने आज 1999 से लेके आज लगाने 19-20 साल तो आ रहे हैं। अब इस इंस्टीट्यूशन को हमने देखना है कि इस इंस्टीट्यूशन में इस टाइम 290 अरब रुपया रिकवर किया है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने इतनी बड़ी रिकवरी की? और ये याद रहे सुफियान भाई कि जो प्ली बार्गेन होती है उसको भी कन्विक्शन ही कहा जाता है। इसमें जो केसेस नैब इन्वेस्टिगेट करती है उसमें 60-70% तो केसेस प्ली बार्गेन की मद में रिकवरी हो जाती है और वो कन्विक्शन होती है। उसके अलावा जो ट्रायल को टच करते हैं वही केसेस हैं जो प्ली बार्गेन नहीं करना चाहते। तो ये एक मजबूत केस जब ओपन एंड शट केस जाता है, इसके लिए प्रोसिक्यूशन भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और उसके लिए भी, क्योंकि आप देखें मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम इंजीनियर्ड क्राइम होता है, इसके अंदर बड़ा स्किल्ड किस्म की एडवोकेसी करनी पड़ती है, प्रोसिक्यूटर पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बानिस्बत डिफेंस काउंसिल को। तो उधर भी हमें जरूरत है कि अपनी प्रोसिक्यूशन को हम टफ से टफ करें, क्योंकि ये इतनी सारी मेहनत होती है, इसमें स्टैंड करना है, उसके बाद अपहेल्ड होना है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये चीज देखी है कि अब तक मैंने जितने भी जजेस मैं डिफेंस साइड से भी जाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो जजेस हैं हमें सुनते हैं, ये प्रोसिक्यूटर को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना डिफेंस को देते हैं। इसलिए मैं ये दोनों टीमों को जब आप देखें तो मुआवजा किया जाए तो अगर स्किल्ड डिफेंस आ रही है तो हमारा प्रोसिक्यूटर भी स्किल्ड होना चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट को प्रोग्राम्स इनके कराने चाहिए और ये जो सारी प्रोसिक्यूशन है इसको प्रॉपर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से करेगी। ये ना हो कि ये टेस्ट पे जाके जब इसका ट्रायल हो तो जो एविडेंस आ रही है वो ठीक है तो चार्ज फ्रेमवर्क के साथ एस्टैब्लिश ना कर सके। बहुत शुक्रिया आपका मुजफ्फर साहब, मौजू आप निशानदेही कर रहे हैं और इसके साथ साथ राना अजीम साहब का भी, शाह खबर साहब का भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज आपके सामने एक फहरिस्त रखी, उस फहरिस्त से मुंसलिक सवालात, क्योंकि उसमें अहम तरीन नाम शामिल है और फिर कुछ और नाम जो शायद हम ले ना सके वो राना अजीम साहब ने बताए, कुछ और अहम गिरफ्तार